आज मैं दूंगा तुम लोगों को द इंटरव्यू चैप्टर का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि तुम्हारे क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 है और इसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। तो ये जो हमारा लेसन है द इंटरव्यूज, ये एक एक्सेप्ट है, मतलब बड़ी सी बुक का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आज के हमारे इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो बुक से जहाँ से ये लिया गया है उस बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। सो देखो, ये जो पूरा लेसन है ये दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है। पहला पार्ट 1 में हम लोग इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इंटरव्यू सही है कि गलत है। पार्ट 2 में हम लोग एक इंटरव्यू को पढ़ेंगे। तो ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि इंटरव्यू की डिस्कवरी को 130 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। इंटरव्यू एक कॉमन चीज हो गया है जर्नलिज्म में। आज के टाइम में जो भी लिटरेट लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी किसी का इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा। इवन सेवरल थाउजेंड, मतलब कई हजार सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज पूरे साल भर में लिए जाते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के तो इंटरव्यू बार बार लिए गए हैं। ये एक सरप्राइजिंग बात है कि अलग अलग लोगों के इंटरव्यू के प्रति अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ को इंटरव्यू सही लगता है, कुछ को गलत लगता है। इंटरव्यू के फेवर में जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इंटरव्यू सच्चाई का एक सोर्स है और ये एक आर्ट है। इंटरव्यू के अगेंस्ट मेनली सेलिब्रिटीज ही है। उनके हिसाब से ये एक अनवांटेड इंट्रूजन है उनके लाइफ में। इसके बाद ऑथर हमसे कुछ लोगों के व्यू शेयर करते हैं इंटरव्यू के ऊपर। जैसे वीएस नाइपॉल फील करते हैं कि इंटरव्यू कई लोगों को चोट पहुंचाती है और वो लोग अपना कुछ पार्ट खो देते हैं। मतलब कोई भी सेलिब्रिटी इंटरव्यू दे रहा है और उसके मुंह से उसके लाइफ के बारे में कुछ ऐसा निकल जाता है जो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो चीज से वो जो सेलिब्रिटी है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने अपना कुछ पार्ट खो दिया है। अब आगे लुइस कैरोल, जो कि अलाइस इन वंडरलैंड बुक के ऑथर है, वो कहते हैं कि उन्हें इंटरव्यू से बहुत ही ज्यादा डर लगता था और उस डर के वजह से वो कभी भी इंटरव्यू के लिए हाँ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पब्लिक अटेंशन से बहुत ज्यादा डर लगता था, जिसके कारण वो अपने एक्वेंटेंसेस, इंटरव्यूअर्स और अपने फैंस से नहीं मिलते थे। लेकिन बाद में वो अपने राइटिंग से, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता था, वो अपने सक्सेस से सभी को चुप कर देते थे और वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते थे। मतलब लुइस कैरोल जब भी इंटरव्यू के लिए मना करते थे और अपने फैन से नहीं मिलते थे तब उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता था। एंड फिर वो जब अपनी राइटिंग से काफी ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल होते थे तो सभी लोग शांत हो जाते थे उनके सक्सेस को देखकर। रुडयार्ड किपलिंग, जो कि फेमस जंगल बुक के ऑथर है, जंगल बुक आई होप सभी ने देखा होगा, उसके ऑथर रुडयार्ड किपलिंग है, याद रखना, ठीक है। तो जो रुडयार्ड किपलिंग है वो अपना बहुत ही हार्श व्यू एक्सप्रेस करते हैं इंटरव्यू के अगेंस्ट। उनकी वाइफ कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती है कि 14 अक्टूबर 1892 का जो उनका दिन होता है वो दो राइटर जो कि बॉस्टन से आए थे वो पूरा खराब कर देते हैं। वो सुनती है कि वो राइटर्स किपलिंग को बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए और किपलिंग कह रहे होते हैं कि ये उनके एथिक्स के अगेंस्ट है और इंटरव्यू लेना एक क्राइम है उनके हिसाब से, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। ऑथर हम लोगों को बताते हैं कि किपलिंग ने खुद ही ये इंटरव्यू लेने का क्राइम कुछ साल पहले मार्क ट्वेन के साथ किया था। एच.जी. वेल्स एक इंटरव्यू को रेफर करते हैं एक ऑर्डियल, मतलब एक पेनफुल एक्सपीरियंस, और वो खुद ही बार बार इंटरव्यू दिया करते थे और 40 साल बाद वो खुद ही एक इंटरव्यू लेते हैं, वो भी जोसेफ स्टालिन का। सॉल बिलो, जो कि अलग अलग ओकेजन्स पे इंटरव्यू देने का अलाउ कर दिया करते थे, वो खुद इंटरव्यू को एक थंबप्रिंट और हिज विंड पाइप रेफर करते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि
कि इंटरव्यू देते वक्त उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनका गला दबा दिया है। इतने सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद जो इंटरव्यू है वो एक सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। डेनिस ब्रेन के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू है उसमें हम लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्वेश्चन पूछता है और जो क्वेश्चन पूछता है उस पर्सन के पास बहुत सारा पावर और इन्फ्लुएंस होता है कि वो कुछ भी क्वेश्चन अपने इंटरव्यू को पूछ सकता है, और जो सामने वाला इंसान है जो इंटरव्यू दे रहा है उसे उस क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ता है, और इससे हम लोगों को बहुत सारे नॉलेजेबल बातें भी पता चलती है। तो यहाँ तक तो था हमारा पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 खुद एक इंटरव्यू है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मुकुंद ले रहा होता है अंबर्टो एको का। ये जो पार्ट है मैं तुम लोगों को 3D कैरेक्टर्स की हेल्प से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक प्ले की हेल्प से। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2 को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और इस इंटरव्यू का होस्ट मुकुंद, और मैं आया हूँ द हिंदू से, और आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ अंबर्टो एको सर का। हाय, मैं हूँ अंबर्टो एको और मैं इटली के बोल्गाना यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हूँ। मैं प्रोफेसर के साथ साथ एक राइटर भी हूँ। मैंने लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस के लिए बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल और भी बहुत सारे काम किए हैं। 1980 में मैंने एक बुक लिखा द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन कॉपीज ओवर पूरे वर्ल्ड वाइड सेल हुई है। अंबर्टो सर, इंग्लिश नोवेलिस्ट डेविड लॉज ने एक बार कहा था कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि आप इतने सारे कामों को कैसे मैनेज कर लेते हैं। मुकुंद, मैं तुम लोगों को इम्प्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मैं एक ही काम कर रहा होता हूँ। कौन सा काम? ये एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है मुकुंद। मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और मैं उन्हें परस्यू करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क में और नॉवेल्स में। इवन मेरी बुक जो बच्चों के लिए होती है वो भी पीस और नॉन वायलेंस पे होती है। और मेरे पास एक सीक्रेट भी है, मैं कभी भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सपोज तुम एलिवेटर से मेरे घर यानी कि मेरे रूम 3rd फ्लोर में आ रहे हो, मैं तुम्हारी एलिवेटर पे 3rd फ्लोर तक आने के इंतजार करने के बजाय इतने देर में एक आर्टिकल लिख लूंगा। ऐसे मैं सारे टाइम को यूटिलाइज करता हूँ। वाह सर, ये करना सबकी बस की बात नहीं है। आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है काफी इंटरेस्टिंग, प्लेफुल होती है और उसमें एक अलग ही पर्सनल टच दिखती है। तो ये अप्रोच क्या आपने डेवलप किया या फिर अडॉप्ट किया है, या फिर धीरे धीरे ये खुद ही नेचुरली आई है आपके पास? जानते हो मुकुंद, जब मैंने अपना पहला रिसर्च वर्क इटली में प्रेजेंट किया तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने कहा, जनरली जो स्कॉलर्स होते हैं वो पहले बहुत सारे फॉल्स अजम्पशन करते हैं, फिर उन्हें करेक्ट करते हैं और एट द एंड जो कंक्लूजन निकलता है वो रिसर्च वर्क में लिख देते हैं। लेकिन तुमने अपनी रिसर्च वर्क की पूरी स्टोरी लिख दी है। जो प्रोफेसर थे उन्हें पता था कि मैं सही हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी रिसर्च वर्क को पब्लिश करके मुझे एप्रिसिएशन दिया और मुझे एप्रिसिएट किया। उस पॉइंट में मैं समझ गया कि स्कॉलरली बुक्स को स्टोरी के फॉर्म में लिखना चाहिए, और इसलिए मेरे एसेज में नरेटिव एस्पेक्ट होते हैं। मैंने नॉवेल्स लिखना एक्सीडेंटली शुरू किया। एक दिन मेरे पास कुछ काम नहीं था करने को, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नॉवेल्स लिखा जाए, एंड मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया एंड मुझे उस काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगा। नॉवेल्स मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई करते थे, इसलिए मुझे पता नहीं क्यों नॉवेल्स लिखना अच्छा लगने लगा। अंबर्टो सर, नॉवेल्स के बारे में बात करें तो आपकी बुक द नेम ऑफ रोज से आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। आपने आज तक 5 नॉवेल्स लिखी है और 20 से ज्यादा स्कॉलरली वर्क्स लिखा है। नहीं मुकुंद, मैंने 20 से ज्यादा नहीं, 40 से ज्यादा स्कॉलरली वर्क्स लिखा है। ओह वाह सर, बट लोगों से आपके बारे में पूछा जाए तो वो आपको नोवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या ये बात आपको परेशान नहीं करती है?
हाँ, ये बात मुझे थोड़ा परेशान तो करती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी नॉवेल्स ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है और मेरी नॉवेल्स ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए लोग मुझे एज अ नॉवेलिस्ट जानते हैं। अंबर्टो सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज एक बहुत ही सीरियस नोवेल है। उसमें पहले तो डिटेक्टिव की स्टोरी बताई गई है और फिर उसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री भी है। इतने कॉम्प्लेक्स कंटेंट के बाद भी लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है और इसे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। क्या आप इस बात से कंफ्यूज नहीं है? नहीं, मैं इस बात से ज्यादा शॉक नहीं हूँ, बल्कि मीडिया एंड जर्नलिस्ट है। मान लो पूरे वर्ल्ड की 6 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें अगर 10 to 15 मिलियन कॉपीज सेल भी हुई है तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा कम है। बट ये लोग जिन्होंने इस बुक को बाय किया है उन्हें कॉम्प्लेक्स रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद होगा, इसलिए उन्होंने मेरी बुक बाय की है और लोगों ने इतना पसंद भी किया इस बुक को। अंबर्टो सर, क्या आपकी बुक की सक्सेस का कारण जो आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया है, कहीं वो तो नहीं है ना? आपको क्या लगता है उसके कारण तो आपकी बुक फेमस नहीं हुई है इतना ज्यादा? ये हो सकता है मुकुंद, लेकिन मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये बुक 3000 कॉपी से ज्यादा सेल नहीं कर पाएगी, बट बुक ने यूएस में 3 मिलियन कॉपी सेल की। वहाँ और भी मेडिवल हिस्ट्री पे बुक लॉन्च हुई थी, बट वो बुक इतनी अच्छा और उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी, इसलिए मेरी बुक भी मेरी पब्लिशर को लगा कि फेमस नहीं होगी और 3000 कॉपीज ही सेल कर पाएगी, लेकिन मेरी कॉपीज ने 3 मिलियन कॉपीज सेल किया यूएस में। मुझे नहीं लगता कि मेरी जो बुक है फेमस हुई है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। मुझे लगता है कि मेरी बुक की जो सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है।